हेलो फ्रेंड्स, मान अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको फिजिक्स में टॉपिक वाइज तैयारी करवा रही थी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने पार्ट 1 में यांत्रिकी वाला जो चैप्टर था 1 से लेकर 215 तक 215 क्वेश्चन थे, सभी कंप्लीट करवा दिए। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हीट। इसमें 1 से लेकर 174 तक क्वेश्चन है। तो आज पार्ट 1 में हम लेंगे 67 तक, उसके आगे लेंगे सेकंड और थर्ड में हम पूरा कवर कर लेंगे। इस तरह से आपको पूरा ये टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक आपको जरूर रहना है। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगा? इसका आंसर होगा चाल बढ़ जाएगी। जब वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो ये है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसका फार्मूला था के इक्वल टू 1/2 mv²। इसकी यूनिट जूल होती है। क्लियर? फटाफट कम टाइम में कवर करेंगे, इसीलिए मैं चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ रही हूँ। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, तो इसका आंसर होगा बी। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, तो इसमें क्या होगा? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, ये होता है ताप में वृद्धि का अर्थ। फिफ्थ नंबर देखो, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं का क्या होगा? चाल घट जाएगी। अभी गर्म का आया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, गर्म करेंगे तो चाल बढ़ेगी, ठंडा करेंगे तो चाल अणुओं की घट जाएगी। 6 नंबर देखो, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिए थे? तो ये दिए थे रमफोर्ड ने। 7 नंबर है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये थे डेवी। 8 नंबर देखो, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है तो ऊष्मा कार्य में बदलती है। ठीक है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदले या फिर ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान आपको बताना है। तो इसके ये तीनों ही मान होते हैं। इसका आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें आपको कौन सा सही फॉर्मूला बताना है? तो यही सही है, W/Q इज इक्वल टू J। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है? तो इसका होगा सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11 नंबर देखो, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ये होगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, सी। 12 नंबर देखो, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, आपने देखा होगा। तो इसका रीजन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। जो अर्थ के अंदर का तापमान है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पानी गर्म निकलता है शीतकाल में। और गर्मियों में इसका जस्ट उल्टा होता है, कम हो जाता है तो ठंडा निकलता है। ऐसा सिस्टम है, तापमान की इकाई जो ऐसा यूनिट होती है उसमें तापमान की इकाई बतानी है, तो ये होती है केल्विन। 40 नंबर देखो, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, आपको बताना है। तो डिग्री सेल्सियस नहीं है, ताप का होता है ना। कैलोरी भी है, जूल भी है, किलो कैलोरी भी है। ताप का ऐसा यूनिट मात्रक क्या है, या ऐसा यूनिट ताप की, ये केल्विन होती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, ये होता है 4.2 10⁻³ जूल। 70 नंबर देखो, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो ये सीज राइट, गिर रहे जल की गति जो ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, इसका रीजन क्या है?
तो इसका है वी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। 90 नंबर देखो, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा? तो घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। 20 नंबर देखो, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में सबसे ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस, रीजन क्या है गैस में से क्या होता है? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक बहुत ही अधिक होता है, बीच राइट। 21 नंबर देखो, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है सीबेक के प्रभाव पर, एज राइट। 22 नंबर देखो, आप खुद से भी टेस्ट दे के दे सकते हैं कि आप ये कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी से, ठीक है, उच्च हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है, किस सिद्धांत पर है? तो सीबेक पर। अभी तो आया था जस्ट ये वाला, यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, ठीक है, इसी की तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है, पूर्ण विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, तो इसका रीजन क्या है? यही है इसका रीजन, अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न होता है। 26 नंबर देखो, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 26 का आंसर क्या होगा? तो ये है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, थर्मोकपल यानी ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है, तो ये दो असदृश धातुओं को सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये पायरोमीटर तापमापी द्वारा। 29 नंबर देखो, किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये विकिरण तापमापी को। 30 में देखो, कौन सा फॉर्मूला सही है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पेपर में पूछा भी गया है। इससे आपको, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना आ जाएगा, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। बस आपको फॉर्मूला ये, इसका सही आंसर है। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपके सवाल में या तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने को देगा या सेल्सियस में, इससे आप कर लेंगे। 31 नंबर देखो, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट एफ वी, फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्रमशः कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं 100, जल का क्वथनांक होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। 32 नंबर देखो, ताप के केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, इंपॉर्टेंट है, कितना होता है ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। 33 नंबर है हमारा, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो ये है 310। 34 नंबर देखो, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ताप या माप क्रमों में एक समान है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये है डी, -40 डिग्री। 35 नंबर देखो, न्यूनतम संभव ताप है, एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो ये भी -273 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आपको एक क्वेश्चन आ गया है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का माप इतना है, 212 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसी से आप इसको निकालेंगे, तो 100 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। ये रहा F - 32/9 C/5। F की जगह आप इतना रख देना, 212, C का मान निकल आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये होता है 32 डिग्री। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो ये होगा 36.89।
89। इसको भी आप उसी फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं, आराम से निकल आएगा आंसर। 39 नंबर देखो, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है, तो ये होता है 212। नेक्स्ट देखो 40 नंबर, दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। नेक्स्ट देखो, मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, आप वही फॉर्मूला आएंगे, ठीक है, जो भी बताया था मैंने F-32 वाला। तो इसका आंसर आपका कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 140 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, इम्पोर्टेंट है और इजी भी, आप आराम से कर लोगे, ये होता है 98 फ़ारेनहाइट। फोर्टी थ्री नंबर देखो, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता बहुत ही अधिक होती है। 44 नंबर देखो, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुछ अलग होती है, इसलिए वो गर्म नहीं होती, इसीलिए ये लगे होते हैं लकड़ी के। 45 नंबर देखो, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, तो इसका रीजन क्या है, तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। 46 नंबर देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का जो घनत्व है किस ताप पर अधिकतम होता है, किस ताप पर अधिकतम होगा, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 47 नंबर देखो, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन क्या होता है, तो ये होगा डी, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। 48 नंबर देखो, यदि जल को 10 डिग्री से उल्टा इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 0 तक ठंडा किया जाए, यहाँ पे गर्म कर रहे थे, यहाँ ठंडा किया जाता है, तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर होगा ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में किसी न किसी में पूछे गए हैं। 49 नंबर देखो, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में ही क्यों फटते हैं, इसका रीजन क्या है, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, ये इसका आंसर होगा 49 का ए। 50 नंबर देखो, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई में क्या फर्क होगा, चौड़ाई में क्या होगा, अव्यवस्थित होती है, भाप में रखेंगे तो लंबाई बढ़ जाती है पर चौड़ाई अव्यवस्थित होगी। 51 नंबर देखो, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो इसका आंसर होगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 52 नंबर देखो, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, ये बढ़ेगा। 53 नंबर देखो, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन यही होगा, पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए सर्दियों में जो नल होते हैं वो भी फट जाते हैं बर्फ के इलाकों में जमने से। 54 नंबर देखो, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, तो यही क्वेश्चन आ गया, अभी मैं आपको बता रही थी, इसका भी रीजन क्या होगा, यही होगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है इसीलिए वो फट जाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा यही हो जाएगा बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है, तो 55 का आंसर भी यही हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट नंबर देखो, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा, पानी जमने ही वाला है तब क्या तापमान होगा, तो यही होगा 4 डिग्री सेल्सियस।
57 नंबर देखो, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां अन्य जलीय जीव, क्या होगा इनका? इसका आंसर होगा ए, जीवित रह सकते हैं ये। पानी जम जाए तब भी ये जीवित रहते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, अंदर जमता नहीं है ये। 58 नंबर देखो, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो चालन, संवहन, विकिरण तीनों ही होते हैं ये। 59 नंबर देखो, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? किस में नहीं जाएंगे? तो ये चालन में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखो, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो 60 का आंसर होगा बी, संवहन द्वारा होता है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। 61 नंबर देखो, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है संवहन के कारण। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये है विकिरण के माध्यम से। और जो केतली में पानी गर्म होता है वो संवहन की वजह से। सूर्य की जो ऊष्मा आएगी वो विकिरण के रूप में आती है। 63 नंबर देखो, बस कंप्लीट होने वाला है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखो 64, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो कौन सी है वो? तो यही विकिरण है, इसमें माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 65 नंबर, तो ये है पारा यानी मरकरी से Hg। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होती है। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट का पार्ट 1 का जो है वोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो इसका आंसर होगा ऊष्मीय विकिरण का। बाकी हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे के क्वेश्चन लेके। थैंक यू सो मच।